सिर्फ 34 सेकंड के अंदर एक पूरा का पूरा गांव बहते हुए मलबे के नीचे दब गया। हादसे की इससे भयानक तस्वीरें कम ही देखने के लिए मिली हैं। आज हम श्वेत पत्र में इस हादसे के हर पहलू के बारे में आपको बताएंगे। आपके मन में चिंता के कई सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर क्यों इस तरह की आपदाएं अचानक बढ़ गई हैं, तो हम इसका कारण भी तलाशेंगे। किस तरीके से ऐसी आपदाओं में जान बचाई जा सकती है, क्या ऐसे आपदाओं के बारे में मौसम विभाग की तरफ से जानकारी आ सकती है, इन तमाम सवालों के जवाब आज अगले 1 घंटे में। जिंदगी और मौत का फासला सिर्फ 34 सेकंड। सब मलबा से ढक गया था, कोई कुछ करने का मौका नहीं मिला। खुशहाली और तबाही का फासला सिर्फ 34 सेकंड। हमने काफी सीटियां मारी, लोगों को बचाने की मैंने काफी कोशिश करी। ओ भाई, पत्थर कितने बड़े-बड़े देखो तो यार, कितने बड़े-बड़े फोड़ रहे हो। खुशी और दर्द का फासला सिर्फ 34 सेकंड। अरे भाग गया, ये मेरी माँ जी ले, मेरी माँ जी लो। छोटे बाबू, इन 34 सेकंडों ने उत्तरकाशी का स्वरूप बदल दिया। जमीन की बनावट बदल दी, पहाड़ों की सूरत बदल दी, लोगों की जिंदगी बदल दी। कई लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 60 से ज्यादा लोग लापता हैं। हजारों टन पहाड़ बहते हुए आया और धराली और हर्षिल में भयंकर तबाही मचा दी। वो गुब्बार इतनी तेजी से मार्केट के अंदर फैला कि कई हजार किलोमीटर की रफ्तार से था वो, और उसने सेकंड भी नहीं लगाया किसी को बचने का। सारे खत्म, मतलब पूरा सारा गांव खत्म। हम लोग ने ये आपदा में, मतलब हम लोगों के सामने ही हुआ ये आपदा, हम भी फंस चुके थे। अचानक से पता नहीं चंद सेकंड में पता नहीं क्या हो गया और सब कुछ तबाह हो गया। इतनी दर्दनाक घटना सामने पे हुई कि उस चीज को हम बयान नहीं कर सकते। पहाड़ों पर प्राकृतिक आपदाएं कोई नई बात नहीं है। इन दोनों का आपस में पुराना नाता है। टिहरी हो, केदारनाथ हो, जोशीमठ हो, शिमला हो या फिर उत्तरकाशी, प्रकृति ने इन सभी जगहों पर अपना रौद्र रूप दिखाया है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी कुछ सवाल बाकी रह गए हैं जिनको जवाबों की तलाश है। उत्तरकाशी में इस तबाही का कारण क्या है? क्या बादलों के फटने से यह बर्बादी हुई? क्या एक साथ कई बादल फट गए? क्या ग्लेशियर टूटकर गिरे जिससे यह हादसा हुआ? क्या ग्लेशियरों पर मौजूद झीलें बह गई? पहाड़ टूटकर क्यों बहे जा रहे हैं? मड फ्लो क्या होता है और इससे कितनी तबाही होती है? आज श्वेत पत्र में इन सभी सवालों के जवाब देंगे और साथ ही जानेंगे कि क्या इन हादसों को रोका जा सकता है या क्या इनका पूर्वानुमान लगा सकते हैं। उत्तराखंड में पिछले 10 सालों में बादल फटने की घटनाएं बढ़ गई हैं। विशेषज्ञ मल्टी क्लाउड बर्स्ट की बात कर रहे हैं, यानी एक ही इलाके में एक साथ कई बादलों का फटना। क्या होता है मल्टी क्लाउड बर्स्ट और ये क्यों होता है, ये हम आपको अब बताते हैं।
उत्तराखंड के धराली और हर्षिल की तस्वीर को देखकर देश परेशान है। एक ऐसी तबाही जिसने सबको निशब्द कर दिया है। उत्तराखंड के धराली गांव में वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। विनाश की इन तस्वीरों को देखकर डर लगता है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? आखिर उत्तराखंड में पहाड़ों पर लगातार बादल क्यों फट रहे हैं? इस हादसे को लेकर विशेषज्ञों की राय बटी हुई है, लेकिन हम आपको श्वेत पत्र में वो सभी थ्योरीज बता रहे हैं जो इस प्राकृतिक आपदा का कारण हो सकती है। पहली थ्योरी जो विशेषज्ञ बता रहे हैं वो है मल्टी क्लाउड बर्स्ट की, यानी लगातार बादल फटने के कारण उत्तरकाशी में यह हादसा हो सकता है। जनरली जो रेनफॉल और जो क्लाउड बर्स्ट है वो उसके लिए पूरे अगर हिमालय में देखे जाएं तो करीब 12 से 13 स्पॉट्स हैं जिसको हम ओरोग्राफी बोलते हैं, रेनफॉल ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसी लैंडस्केप है कि जहाँ पे आके रेनफॉल हमेशा ज्यादा होती है, जैसे केदारनाथ हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, उत्तरकाशी हो गया, हिमाचल में भी क्या कहते हैं जो मंडी एरिया हो गया, इन एरियाज में पानी हमेशा बारिश बहुत ज्यादा होती है। और स्पेशली ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से अभी जो है रेनफॉल बढ़ गया है। 11% रेनफॉल इस बारी जो है 2 महीने के अंदर ज्यादा हुआ है। क्लाउड बर्स्ट यानी बादल का अचानक फटना। मौसम विज्ञान में इसे एक सीमित इलाके में बेहद तेज और कम समय में होने वाली बारिश के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगर किसी छोटे क्षेत्र यानी 10 से 20 वर्ग किलोमीटर में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश 1 घंटे के भीतर हो जाए और पानी इतनी तेजी से गिरे कि जमीन सोख ही न पाए तो इसे क्लाउड बर्स्ट या बादल फटना कहते हैं। हिमालयी इलाके में ये ज्यादातर 2500 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं। क्लाउड बर्स्ट हम तभी डिफाइन करते हैं जब 1 घंटे में वर्षा जो है वो 10 सेंटीमीटर ज़्यादा एक लिमिटेड एरिया में होती है, तो वो क्लाउड बर्स्ट का नाम देते हैं। एग्जैक्टली कंफर्म करना कि क्लाउड बर्स्ट इवेंट हुआ है मुश्किल है, लेकिन जिस तरह का क्लाउड सिस्टम बना हुआ था, जो हायर रीचर्स थे माउंटेन्स के, वहाँ बहुत इंटेंस क्लाउड सिस्टम था, जिसको देखते उसको कम्प्लीटली रूल आउट भी नहीं कर सकते कि हायर रीचर्स पर ऐसा कुछ एक्टिविटी नहीं होगी। और मल्टी क्लाउड बर्स्ट का मतलब है कि एक ही समय में एक ही इलाके के अलग अलग पॉइंट्स में बादल फटने की घटना। ये बादल फटता है, किस तरीके से फटता है, ये हम बुनियादी तौर पर अपने दर्शकों को समझा रहे हैं, लेकिन ये इतनी ज्यादा संख्या में आज की तारीख में क्यों हो रहा है और क्या इसे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि फला जगह पर बादल फटने वाला है? बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। 2 पॉइंट आपने बोले कि क्या हम इसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं और क्या बादल फटता है। जी, ये एक धारणा है कि हम इसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत धारणा है। हम इसे बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वी शुड बी वेरी थैंकफुल टू आवर नेशनल इंस्टीट्यूट लाइक इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, NCMWRF। हमारी फोरकास्ट 24 घंटे पहले अवेलेबल थी। NCMW जो आप पिक्चर आपकी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं वो NCMWRF की वेबसाइट पे 24 आवर्स बिफोर अवेलेबल थी कि इस एरिया में वेरी एक्सट्रीमली रेनफॉल आने वाला है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 20 आवर्स पहले ही रेड अलर्ट घोषित कर दिया। सर, क्या पिन पॉइंटेड था या पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए था? बहुत अच्छा पॉइंट बोला है आपने। ये जनरली पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए होता है। ये एक चैलेंज हम इसे बोल सकते हैं कि टू बी पिन पॉइंट ऑन द एरिया एंड टाइमिंग, दिस इज चैलेंजिंग बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स टेरेन, डेटा एस्टिमेशन, अगर साइंस की भाषा में समझ सकते हैं। लेकिन हम ये बोल सकते हैं हमारी फोरकास्ट इज सुपर गुड नाउ। वी आर रियली प्रोग्रेसिव वेरी वेल। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि मॉनसून सीजन की मियाद घटने से भी हालात बिगड़ रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की एक रिसर्च के मुताबिक मॉनसून में बारिश तो लगभग समान ही रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन रेनी डे की संख्या में कमी आई है। किसी स्थान पर एक दिन में 2.5 मिलीमीटर या उससे अधिक बारिश दर्ज होने को रेनी डे कहा जाता है। जो बारिश पहले 7 दिनों में होती थी वो अब केवल 3 दिनों में ही हो जा रही है, जिससे हालात बिगड़ रहे हैं। साथ ही जो मॉनसून सीजन पहले जून से सितंबर तक फैला होता था वो अब केवल जुलाई अगस्त तक सिमट गया है। इसके साथ साथ पहाड़ों के मुकाबले मैदानी इलाकों में जंगलों और पेड़ों की कम संख्या हालात को और खराब कर देती है। कम वन क्षेत्र की वजह से मैदानों में कम बारिश होती है और पहाड़ों पर बादलों का प्रकोप बढ़ जाता है। विशेषज्ञ भी यही मानते हैं कि उत्तराखंड में बादलों का मिजाज बदल चुका है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाएं बढ़ी।
राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के एक शोध में कहा गया है कि 18 से 28 डिग्री सतही तापमान वाले क्षेत्रों में पिछले 10 सालों में बादल फटने की 80% घटनाएं हुई हैं। इसका कारण खास परिस्थितियों में बनने वाले रीजनल लॉकिंग सिस्टम को माना जाता है, जो 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई के बीच बनता है। 2015 से लेकर 2024 तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो पूरे प्रदेश में क्लाउड बर्स्ट की 67 घटनाएं हुई हैं। बादल फटने की घटनाएं 13 जिलों में से पौड़ी में सबसे ज्यादा हुई। उत्तरकाशी में 2015 से लेकर 2024 तक तकरीबन 1525 घटनाएं हुई, जिसमें लैंडस्लाइड से लेकर बाढ़, एवलांच, ओलावृष्टि से लेकर क्लाउड बर्स्ट तक शामिल है। जब सडन रेनफॉल होता है तो उसको हम क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं, जो कि अगर मान लीजिए 115 मिलीमीटर से ऊपर 2 से 3 घंटे के अंदर बारिश हो जाए, या पूरे दिन के अंदर 200 मिलीमीटर के करीब बारिश हो जाए, तो या उसके आसपास बारिश हो जाए, तो उसको हम क्लाउड बर्स्ट मानते हैं। तो ऐसे क्लाउड बर्स्ट की संभावनाएं बढ़ गई हैं क्लाइमेट चेंज से, और उससे जो स्पेशली जो अर्बन एरियाज हैं वहां पे इफेक्ट्स ज्यादा हो रहे हैं। अर्बन एरियाज की जब मैं बात करता हूं तो ये अर्बन एरियाज काफी उन ओरोग्राफिक रेनफॉल एरियाज में है, और उसके ऊपर हमको पूरी एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनानी पड़ेगी। जानकार भी कहते हैं कि उत्तराखंड में लगातार बादल फटने की वजह है यहाँ की नाजुक हिमालय की बनावट, तेजी से बदलता मौसम और बढ़ता तापमान। अंधाधुंध कटाई, सड़कों का चौड़ीकरण और नदी किनारे निर्माण ने पानी सोखने की प्राकृतिक क्षमता को खत्म कर दिया है, और इसका परिणाम आज ये है कि पहाड़ अब बारिश का बोझ झेल नहीं पा रहे हैं। मल्टी क्लाउड बर्स्ट इस खतरे को कई गुना बढ़ा रहा है। उत्तराखंड का जो उत्तरकाशी जिला है, वहां से 2 नदियां निकलती हैं, प्राणदायिनी गंगा और यमुना नदी। यानी गंगोत्री ग्लेशियर और यमुनोत्री ग्लेशियर दोनों जो हैं वो इसी उत्तरकाशी में स्थित हैं। यह आपदा क्यों आई, इसके पीछे कई थ्योरीज, जैसा कि हमने आपको बताया। एक क्लाउड बर्स्ट की बात, दूसरी थ्योरी ग्लेशियरों से जुड़ी है। धराली की ये तस्वीरें देखिए। हादसे से पहले की खुशनुमा वादियां, नदी का किनारा, किनारे पर बने घर, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया? ठीक इसी तरह ये हर्षिल जिंदगी से भरा हुआ, लेकिन कोई तो ऐसी बात नागवार गुजरी कुदरत को कि ऐसी भयानक त्रासदी आ गई। उत्तरकाशी जिले के धराली में मंगलवार को आई भयानक आपदा ने लगभग 50 घरों और व्यावसायिक इमारतों को दफन कर दिया या बहा दिया। इस हादसे के पीछे क्या कारण था, ये अभी साफ तौर पर कहा नहीं जा रहा है। फिर भी 3 संभावित कारण सामने आए हैं, जिनका जिक्र वैज्ञानिक कर रहे हैं। पहाड़ों में, चाहे वो हिमालयाज में हो, चाहे एल्प्स में हो, चाहे कहीं भी हो दुनिया में, तो एक वजह से डिजास्टर नहीं होता है। डिज़ास्टर्स होते हैं या बहुत ज़्यादा बारिश हो, एक साथ हो, और जब 10-12 दिन तक अगर थोड़ी थोड़ी भी बारिश होती चली जाती है तो वो जो सॉइल होती है उसमें वो पानी और उसका मॉइस्चर जमा होता चला जाता है, तो वो लूजन होती चली जाती है। तो जैसे जैसे लूजन होती चली जाती है तो उसका ऑप्टिमल मास ऑफ स्टेइंग टुगेदर वहीं पर वो ख़त्म होता चला जाता है। तो हुआ ये, अभी 2-3 इसमें लोग कारण बता रहे हैं। अभी हम लोग के जो साइंटिस्ट हैं, IMD के साइंटिस्ट हैं, वाडिया इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट हैं, और भी कई एजेंसीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं, और प्राइवेट एजेंसीज में भी जितने लोग हैं उन लोग से भी हम लोग बात करते हैं। इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम, थोड़े से टाइम के बाद पता चलेगा एग्जैक्टली क्या हुआ। पहला, बादलों का फटना। दूसरा, ग्लेशियर के टुकड़े टूट कर आना। तीसरा, ग्लेशियल झीलों का टूटना। हमने आपको बताया कैसे मल्टी क्लाउड बर्स्ट तबाही का एक कारण हो सकता है। कुछ विशेषज्ञ इस त्रासदी के कुछ दूसरे कारण भी मान रहे हैं। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि ग्लेशियर के पिघलने से ढीली चट्टानें और मिट्टी लगातार हो रही बारिश से बहकर खीरगाड़ नाले में गिर गई होगी और वहां से वो धराली की ओर लुढ़क गई होगी।
जिससे ये भयानक तबाही आ गई। ये भी मुमकिन हो सकता है कि इन ढीली चट्टानों के कारण बारिश का काफी पानी एक तालाब की शक्ल में ऊपर जमा हो गया होगा। पानी बढ़ने पर वो भारी फोर्स के साथ नीचे आ गया। अभी जो सेंस है वो ये है कि बारिश थी, बहुत दिन तक होती रही कंटिन्यूअसली। दूसरी चीज़ जो आ रही है, एक न्यूज़, कुछ सैटेलाइट इमेजरी हमको देखने को मिली है, कुछ लोगों ने पोस्ट भी किया है और ऑथेंटिकेटेड सैटेलाइट इमेजरी है। उसमें ये आया है कि जो एक ग्लेशियर है 6700 मीटर पे धराली के ऊपर, वो उस ग्लेशियर का जो स्नाउट है, यानी कि जो उसकी नोज़ है, जो मेन एरिया जो मेल्ट हो रहा है, हर ग्लेशियर का एरिया मेल्ट होता है, जब उसको स्नाउट कहते हैं, जो एंड ऑफ द ग्लेशियर है, वो स्नाउट का पोर्शन गिर गया था अराउंड अ फ्यू वीक्स अगो, कुछ हफ्ते पहले वो गिर गया था टूट के, और वो बड़ा स्नाउट था। आज पहाड़ों में अगर हम लोग टीवी वगैरह में देखें तो लगता है कि अरे ये तो छोटी सी चीज़ है, छोटी चीज़ नहीं है। अगर कोई स्नाउट गिरता है तो वो बहुत बड़े एरिया में गिरता है, तो वो गिर के वहाँ पे कंटेन हो गया, उसके साथ पूरी डेबरी होती है, सॉइल होती है, पानी होता है, सब कुछ होता है, स्लश टाइप होता है, तो वो वहाँ पर लैंडस्लाइड हो चुका था। अब वो लैंडस्लाइड कब नीचे आएगा आप नहीं कह सकते हैं। मान लीजिए अगर बारिश नहीं हो रही होती तो नहीं आता, वो वहीं पे सॉलिडिफाई हो जाता अगले 2-3 साल में, अगर वहाँ पे बारिश नहीं होती। लेकिन अगर बारिश कई दिन तक होती रहेगी 10 मिलीमीटर, तो वो सॉइल थोड़ा लूजन रहेगी। वहाँ से मास मूव हो रहा है विद सम लिक्विड। ये पानी कहाँ से आया? तो पानी या तो ग्लेशियर मेल्ट है जो कि वहाँ एक्युमुलेट हो रहा था, या फिर जो है रेनफॉल है। दो ही बातें हैं। तो ग्लेशियर तो वहाँ इतना ज़्यादा नहीं है, पूरा मोरेनिक डेड मोरेन्स पड़े हुए नीचे, तो और वहाँ कोई लेक भी नहीं बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं वो जो है एक पोर वाटर प्रेशर डेवलप हो रहा था, धीरे धीरे करके पानी उसके अंदर एकत्रित हो रहा था सेडिमेंट के अंदर। और एक टाइम ऐसा है जब वो पोर वाटर प्रेशर डेवलप हो गया तो वो जो है सेडिमेंट को अपने साथ लेकर नीचे बहाते हुए भागीरथी में लिया है। उसके साथ मड भी है, उसके साथ क्ले पार्टिकल भी है, सेडिमेंट जो फाइनर सेडिमेंट जो मोरेन के बीच में वो भी है, तो वो सब आके नीचे एकत्रित हुआ है उस पैन में। तो ये एक मेजर चीज मुझे लगती है। कुछ विशेषज्ञ इस त्रासदी के लिए एक ग्लेशियर झील के फटने को जिम्मेदार मानते हैं, यानी पहाड़ों पर बनने वाली ऐसी झीलें जो ग्लेशियरों के पिघलने से बनती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तरकाशी में लगभग 83 हिम नदी या झीलें मौजूद हैं, जिनमें से 13 को अत्यधिक संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। धराली और आसपास का जो भूगोल है, एक्चुअली क्या है, ये पूरा एक जमाने का पूरा ग्लेशियर आउटलेट है, जो कि यहाँ पे लगातार जो एवलांसेज आते रहे हैं। और अगर हम इसके अपर रीचेज में देखें तो वहाँ पे काफ़ी कुछ जो इसका अकोमोलेशन जोन है, आइस मास भी है, सेडिमेंट जो हमारा जो मोरेन्स हैं वो भी बहुत मात्रा में एकत्रित है। लेकिन जैसे ही वो डाउन स्ट्रीम में आता है तो वहाँ पे उसका ग्रेडियंट और स्लोप बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। जब ये स्लोप बढ़ जाता है तो वो जितना भी सेडिमेंट है, अगर उसको थोड़ा सा भी फोर्स मिलेगा, एक्सेलरेटिंग फोर्स हम बोलते हैं उसको, मतलब एक्सटर्नल फोर्स अगर उसको मिलता है, जैसे पानी हो गया या ग्लेशियर हो गया या कोई भी फोर्स हो गया, वो उस सेडिमेंट को लेके सडनली जो है स्टीप स्लोप में नीचे बहते हुए आ जाता है। इसका दूसरा पहलू कहता है कि जिन पहाड़ियों से कीचड़ और गाद का तेज बहाव धराली की ओर आता हुआ दिखाई दे रहा है, वहां कोई भी हिम नदी या ग्लेशियल झील स्थित नहीं है। कुछ विशेषज्ञों ने एक कम गहरी सुपर ग्लेशियल झील यानी ग्लेशियर की सतह पर बनी झील की मौजूदगी की ओर इशारा किया है, लेकिन जानकारों की माने तो इस प्रकार की झील इतनी बड़ी आपदा का कारण नहीं बन सकती।